नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाला पे। उम्मीद करते हैं हमारी सारी वीडियो आपको समझ में आने लग रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपका जवाब दें। हमने जो स्टार्ट किया था कंसंट्रेशंस, एक्चुअल में इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शंस डायरेक्ट पुटअप किया जाता है। हमने यहाँ पे कंसंट्रेशंस टर्म बहुत ज़्यादा कर ली थी, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया था और वो थी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम कहने लग रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। तो नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स रहेगी हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में नॉर्मेलिटी का जो यूज होगा प्यारे बच्चों, वो एक्चुअल में जो यूज होता है वो होता है टाइट्रेशंस के अंदर। जैसे हम लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, टाइट्रेशंस लेते हैं, KMnO4 का टाइट्रेशंस करते हैं ऑक्जेलिक एसिड्स के साथ में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होती है। वहाँ पे हम इक्वेशंस लेते भी है N1V1 = N2V2, तो वहाँ पे नॉर्मेलिटी का यूज होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे करेंगे कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगी, बड़ी सिंपल सी रहेगी, आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी के बारे में सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्चुअल में नॉर्मेलिटी होता क्या है, तो इसको नोट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute dissolve in per liter volume of solutions। एक्चुअल में मोलरिटी हमने इससे पीछे वाली टर्म्स की थी, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे। यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेने वाले हैं। EQ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, EQ मीन्स इक्विवेलेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी में हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लिया था। यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जिसको डिजोल्व कर रहे हैं पर लीटर, जिसको हम डिजोल्व क्या कर रहे हैं, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिजोल्व कर रहे हैं इसके अंदर। इसको आप मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली जो हम इसको यूज़ करेंगे वो टर्म्स यूज़ करेंगे नॉर्मेलिटी को। एन का मतलब रहेगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जो कि डिजोल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा किस में रहेगा, इसके अंदर लीटर के अंदर, इन लीटर। यानी कि मोलरिटी में हमने लिए थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कहने का मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए थे कि 1 लीटर में कितने मोल डिजोल्व करेंगे। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिया है। तो समझने वाली बात है कि इक्विवेलेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EQ डिजोल्व इन VLN, यानी कि EQ क्या हो जाएगा, हमारे सोल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये हमने ले लिया इसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और जो VL जो हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा कि हमने जो मोलरिटी के अंदर लिए थे नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी के अंदर जो हमने लिए थे इसके अंदर वो क्या लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर, ये हमने लिया था। यानी कि वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो N था, नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते थे वो किसके बराबर होता था हमारा, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, जो कि किसके बराबर होता था, वेट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व
वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई एम नोट, यानी कि अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। मोलैरिटी किसके बराबर होती थी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशंस के अंदर। यहाँ पे क्या था हमारे पास? n इज इक्वल टू, n का मतलब नंबर ऑफ मोल, जो कि किसके बराबर होता था? मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन, या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। मास डिवाइड बाई मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ने वाली है? हमें जरूरत पड़ने वाली है कि EQ क्या है, एक्चुअल में इक्विवेलेंट क्या है इसके अंदर। तो इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है उसके नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, E जो हमारे पास है इसके अंदर, यानी कि EQ को निकालते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा? W बाई EM। मैं आपको यहाँ बताने लग रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं तो इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो मोलर मास। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ आपको। मोलैरिटी में हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो नंबर ऑफ मोल निकालते थे वो किसके बराबर होता था हमारे पास? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं मोल्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो मास डिवाइड बाई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। अब अगर इक्विवेलेंट मास भी निकालना है, इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हमारे पास बन क्या जाएगा? हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर EQ की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा W डिवाइड बाई EM इंटू VL। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि EQ की वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, W डिवाइड बाई EM। W का मतलब मास ऑफ सोल्यूट, EM का मतलब इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यानी कि W मतलब मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास EQ के बराबर होगा, और EQ की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? W डिवाइड बाई EM इंटू VL के बराबर हो जाएगा। अब EM को कैसे निकाला जाए? अब EM को कैसे निकाला जाए? EM को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? EM को निकालने के लिए मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, यानी कि इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? EM की भी वैल्यू निकाल लेंगे। EM इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? m नोट मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई n फैक्टर। अगर इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा W, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसके अंदर, W डिवाइड बाई EM की जगह हमने पुट किया EM की वैल्यू, EM की जगह हमने पुट किया m नोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? VL, और जो n फैक्टर और ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? n फैक्टर। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज द वैल्यू ऑफ n। n मीन्स नॉर्मेलिटी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? EQ से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमने रिप्रेजेंट कर दिया VL से। EQ किसके बराबर होगा? EQ होगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास के बराबर। जैसे कि हमारे नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते थे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास के। इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होंगे? W बाई EM के। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी इसके अंदर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास ये बन जाता है। और इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। अब जो कहानी रह जाती है वो सिर्फ किसकी रह जाती है कि n फैक्टर क्या है। अगर n फैक्टर भी पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअल में n फैक्टर होता क्या है? एक्चुअल में n फैक्टर होता क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर कैलकुलेशंस ऑफ n फैक्टर, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा n फैक्टर। n फैक्टर की अगर बात करें, ये मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशंस ऑफ n फैक्टर। n फैक्टर को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? n फैक्टर को हम
किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर एन फैक्टर का भी पता लग जाता है तो इससे हमारी क्या है, पूरी की पूरी वैल्यू पुटअप होगी और एन की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब अलग अलग सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग रहेगी। एसिड के लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग निकालते हैं, बेस के लिए अलग निकालते हैं, साल्ट के लिए अलग निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम निकाल लेते हैं एन फैक्टर किसके लिए, फॉर एसिड के लिए। तो यहाँ पे निकालेंगे एन फैक्टर फॉर एसिड। एसिड के लिए निकाल लेते हैं, किसके लिए निकालेंगे, एसिड के लिए एन फैक्टर निकाल लेते हैं। एसिड के लिए क्या निकाल लिया हमने, एन फैक्टर। एक्चुअल में होता क्या है, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस। अगर कोई भी एसिड टोटल कितने H पॉजिटिव डोनेट करता है किसी एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एन फैक्टर। उसको क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे HCl है, अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो वो किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव मिले इसके अंदर, तो इस एसिड ने हमें एक H पॉजिटिव दिया। आपने ये नहीं देखना कि इसके अंदर है कितने, आपने ये देखना है कि दिए कितने। कि कई बार क्या हो सकता है प्यारे बच्चों कि वीक एसिड हो सकता है, और वीक जो होता है कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो इसलिए हमें देखना क्या है, हमें देखना कि कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर एक H पॉजिटिव दिया गया है तो इसका एन फैक्टर प्यारे बच्चों कितना होगा, यानी कि एन फैक्टर जो रहेगा इसका यहाँ पे 1 रहेगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे H2SO4। अगर इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे किस में टूटता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव में। यानी कि यहाँ पे H2SO4 को डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे किस में टूट जाता है, 2H पॉजिटिव में। तो यानी कि हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे एन फैक्टर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। और हमें देखना क्या है, रिएक्शंस हमें बताएगी कि कितने H पॉजिटिव। अगर इसी को एक दूसरे वे से भी तोड़ा जा सकता है, अगर दिया हो, आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट अगर दिया हो कुछ इस तरह से तो आप नोट करेंगे। मान लिया आपको दे दिया जाए H2SO4 और इसको डिकम्पोज कर दिया जाए H पॉजिटिव प्लस HSO4 यूनि नेगेटिव। देन आप खुद देख के बताएंगे कि इसका एन फैक्टर कितना होगा। वेरी गुड, कितना होगा, 1 होगा। हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे कि जितने H पॉजिटिव हमें कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशंस में देता है तो वो उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे नोट कर दिया, इसके लिए कितना होगा, एन फैक्टर 1 होगा, इसके लिए कितना होगा, एन फैक्टर 2 होगा, और इसके लिए कितना होगा, एन फैक्टर 1 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम किसी भी एसिड का क्या निकाल सकते हैं, एन फैक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें किसी भी बेस के लिए, फॉर बेस, तो बेस के लिए अगर यहाँ पे एन फैक्टर निकाले तो किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी बेस के लिए। तो यहाँ पे बेस पे क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर पहले, टोटल नंबर ऑफ OH नेगेटिव गिवन बाय द बेस। अगर कोई भी बेस OH नेगेटिव कितने देता है, कोई भी बेस कितने OH नेगेटिव देते हैं, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि कितने OH नेगेटिव दिए जाते हैं किसी बेस के थ्रू, तो उसके लिए क्या होगा, किसी बेस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू होगी। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं NaOH, हमने एक एग्जाम्पल लिया इसके अंदर NaOH को डिकम्पोज किया जाए तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो आप बच्चे समझ गए होंगे सभी के सभी कि यहाँ पे हमें कितना मिलने वाला है, OH नेगेटिव, 1 OH नेगेटिव मिलेगा। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना रहेगा प्यारे बच्चों, एन फैक्टर इसके लिए कितना होगा, 1 होगा।
इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लें प्यारे बच्चों इसके अंदर कि जो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें क्या देगा, कैल्शियम डाई पॉजिटिव प्लस हमें जो देगा इसके अंदर 2H नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ के लिए एन फैक्टर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ के लिए एन फैक्टर, वेरी गुड, कितना होना चाहिए इसके लिए 2 रहेगा, यानी कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एसिड के लिए या किसी भी बेस के लिए क्या निकाल सकते हैं, एन फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एन फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो बात करें हम प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें किसी भी साल्ट के लिए, किसी भी साल्ट के लिए बात करें प्यारे बच्चों, किसी भी साल्ट के लिए, मैं थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूं इसको, किसी भी साल्ट के लिए बात करें तो यहां पे लिख देते हैं फॉर साल्ट, फॉर साल्ट। अगर किसी भी साल्ट का हमने एन फैक्टर निकालना है तो किसके बराबर होगा, तो यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब टोटल मैग्नीट्यूड किसका, या तो पॉजिटिव का या फिर किसका, नेगेटिव चार्ज का। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लें आप या टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर ले, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके एन फैक्टर के बराबर होगा। वो क्या रहेगा, उसके एन फैक्टर के बराबर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आपको एक एग्जांपल लेकर के बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। NaCl क्या हो जाएगा, NaCl। इसको आपने डिकम्पोज किया और हमें क्या मिल जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। या तो आप प्लस वाला ले लो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो यानी कि पॉजिटिव को अगर देखें तो भी 1 है और नेगेटिव को देखें तब भी 1 है, तो इसलिए जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा। एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि हमारा जो एन फैक्टर है वो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो क्या होता है, एक नंबर होता है। इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेना है। इसके अंदर क्या लेंगे यहाँ पे कि इसका कोई भी चार्ज होता है ना साल्ट के अंदर, वो एक्चुअल में क्या होता है, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे, या तो पॉजिटिव का ले लो या फिर नेगेटिव का ले लो। तो एन फैक्टर क्या रहेगा, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, या तो माइनस के देख लो टोटल कितने हुए, या फिर प्लस के देख लो टोटल कितने हुए। तो टोटल किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया। हमने क्या लिया इसके अंदर, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया हमने, Al2SO4 होल थ्राइस। क्या ले लिया इसके अंदर, होल थ्राइस, ये हमने ले लिया होल थ्राइस। एक्चुअल में अगर देखें तो इसको डिकम्पोज करें तो इसकी पावर इसके ऊपर, इसकी पावर इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, यानी कि हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट के आयंस है। अब एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है, ट्राई पॉजिटिव होता है, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, +6 चार्ज होगा। अगर सल्फेट की बात कर लेते हैं तो एक सल्फेट के ऊपर डाई नेगेटिव होता है, तो 3 सल्फेट के ऊपर कितना होगा, -6। तो कहने का मतलब यहाँ पे एन फैक्टर जो रहने वाला है, एन फैक्टर जो रहने वाला है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे जो हम देखें कि जो मैग्नीट्यूड है, या तो पॉजिटिव का देखो या फिर आप किसका देखो, इसके अंदर नेगेटिव का देखो। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एन फैक्टर निकालेंगे एसिड के लिए, एन फैक्टर निकालेंगे बेस के लिए, एन फैक्टर निकालेंगे किसी भी साल्ट के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्यारे बच्चों किसके लिए पूछ लिया जाता है, नीट के लिए या जेई के लिए, या फिर जो हमारे कई बार जो कंपटीशंस बहुत सारे टेस्ट के अंदर जो आ जाता है, एम्स के अंदर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पुट होता है इसके अंदर वो रहेगा एन फैक्टर फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ प्यारे बच्चों, तो आप इसको ना एक बार नोट कर लें। यहाँ पे एन फैक्टर को मैं नोट करवा देता हूँ इसके अंदर। मैं एक बार इसको साफ करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चों। देखो अपनी जो कहानी आ जाती है, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे जो हमने लिखा है इसके अंदर
ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हमने जो एन फैक्टर निकालना है या तो ऑक्सीडाइजिंग के लिए या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मलिटी में करवा था KMnO4 की प्रेजेंस में हम टाइट्रेशंस करवाते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ही ले लेते हैं। KMnO4 क्या ले लिया प्यारे बच्चों, हमने KMnO4 ले लिया। अब KMnO4 में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है Mn की वो कितनी रहेगी, इसके ऊपर जो होती है वो हमें पता है फिक्स होती है +1, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होती है -2 होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी Mn के ऊपर वो कितनी रहेगी, इसके अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा KMnO4 है बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, वो तीनों के साथ वो एसिडिक मीडियम में भी, वो न्यूट्रल में भी और वो बेसिक मीडियम में भी रिएक्शंस कर जाता है। तो यानी कि ये तीनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले एसिडिक मीडियम के अंदर ले प्यारे बच्चों, एसिडिक मीडियम के अंदर मगअप करने की जरूरत है, इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें कि जैसे हम एसिडिक मीडियम के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं तो ये जो होता है हमें क्या देगा, Mn डाई पॉजिटिव देगा। और मैं आपको बता देता हूँ इस रिएक्शंस के थ्रू भी, ये तो हमने एग्जांपल पहले लिख लिया इसके अंदर कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, यहाँ पे 2 है, ये बताने के लिए कि ये जो काम करने लग रहा है वो किसका काम करने लग रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जो एन फैक्टर निकालते हो किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो किसके बराबर होता है, वो होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर आपने एन फैक्टर निकालना है तो वो किसके बराबर रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, मैटर नहीं करता कितने ट्रांसफर हुए हैं, कितने दिए हैं, कितने लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिखने लग रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं उसके बराबर हमारा क्या होता है, एन फैक्टर। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे Mn के ऊपर +7 चार्ज है, यहाँ पे Mn के ऊपर +2 चार्ज है, तो एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि +7 से +2 चार्ज हो जाता है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इस साइड जाते हुए, इसने गेन किए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसलिए यहाँ का एन फैक्टर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शंस। तो उस टाइम पे 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर कितना रहेगा, 5 रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो होता है वो किसके बराबर रहेगा, एन फैक्टर के बराबर रहेगा इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से अगर हम बात करें इसी रिएक्शंस को अगर बेसिक मीडियम में चलाते हैं हम, बेसिक मीडियम्स का मतलब है OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम में अगर चलाते हैं इसी रिएक्शंस को तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर वो क्या बनेगा, इसके अंदर वो बनेगा K2MnO4। क्या बनेगा इसके अंदर प्यारे बच्चों, K2MnO4। तो उस टाइम पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हम देख लेते हैं यहाँ पे +1 एक पोटेशियम के ऊपर होती है, तो +2 कितने के ऊपर हो जाएगी, +2 2 के ऊपर हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितनी हो जाती है, 4 ऑक्सीजन के ऊपर जो हो जाएगी -8 हो जाएगी। कहने का मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2, 4 पे कितना हो जाएगी, -8, तो -8 +2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, +6। कहने का मतलब यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन चलेगी तो उस टाइम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या रहेगा, इसके लिए एन फैक्टर रहेगा, आप बता सकते हो प्यारे बच्चों कितना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है तो एन फैक्टर भी कितना रहेगा, 1 रहेगा।
हो जाएगा प्यारे बच्चों। बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं। आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहें इसको, आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहे। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर कि यहाँ पे जो एन फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अंदर 1 रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक रिएक्शन और करवा देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो होती है ये न्यूट्रल के साथ में भी रिएक्शंस होती हैं। किसके साथ में भी होती है, न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शंस होती है। और न्यूट्रल मीडियम्स के अंदर ये जो बनता है वो क्या बन जाएगा इसके अंदर, वो बन जाएगा यहाँ पे MnO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, MnO2 बन जाएगा। और MnO2 के अंदर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2, 2 पे कितनी हो जाएगी, -4, और उस टाइम पे इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पे +7, यहाँ पे +4, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आप खुद भी कर लोगे कि इसका एन फैक्टर कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। इसका एन फैक्टर कितना रहने वाला है, इसका एन फैक्टर 3 रहने वाला है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं हमारे किसके अंदर, नीट के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर क्या होगा, एन फैक्टर 5 होगा एसिडिक मीडियम के अंदर। बेसिक मीडियम के अंदर एन फैक्टर जो रहेगा 1 रहेगा। न्यूट्रल मीडियम के अंदर एन फैक्टर रहेगा वो कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि EM की वैल्यू, देखो हमने यहाँ पे बात की थी कि जो EM की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था इसके अंदर कि जो EM है, EM इज इक्वल टू किसके बराबर आपको बताया था, वो बताया था कि जो मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, यही बताया था आपको, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। अगर हम यहाँ पे मोलर मास निकालें तो इसका मोलर मास जो रहेगा वो कितना रहेगा, 158 होता है KMnO4 का। और एन फैक्टर अगर हम देखें इसके लिए बात करें एसिडिक मीडियम के लिए, तो एसिडिक मीडियम के लिए ये मैं लिख देता हूँ, एसिडिक मीडियम के लिए अगर बात करें तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अगर बेसिक मीडियम के लिए बात करें, बेसिक मीडियम के लिए बात करें तो EM वो जो हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर, 158 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, बेसिक मीडियम के लिए 1। और अगर हम बात करें न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारा जो EM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 158 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, EM, और EM यहाँ पे पुट कर देते हैं। मास हमें पता होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होता है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ कि जो n का मतलब नॉर्मेलिटी जो कि किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो इक्विवेलेंट जो है उसको हमने EQ से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर VL से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। हमें इस बात का पता है EQ जो होता है वो किसके बराबर होता है, EQ जो होता है मैंने पहले भी लिखा हुआ था इसके अंदर कि जो EQ होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर, EQ जो हमारा होता है इसके अंदर वो किसके बराबर रहेगा, W डिवाइड बाई EM के बराबर होता है। यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ था तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, W डिवाइड बाई EM। उसके बाद जो हम बात करें EM हमारा किसके पास होता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि EM जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई एन फैक्टर। और एन फैक्टर को कैलकुलेट हमने किया है यहाँ पे एसिड के लिए अलग से, बेस के लिए अलग से, साल्ट के लिए अलग से। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आप इसके अंदर करेंगे। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, इसको नोट कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा मैं इसको आपको और रिलेशंस भी करवाऊंगा किसके साथ में, नॉर्मेलिटी की और मोलैरिटी की। तो एक बार आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है इसके अंदर रिलेशंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो यहां पे जो हम करते हैं रिलेशंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अभी जो हमने किया प्यारे बच्चों, n इज इक्वल टू जो हम लेके आए थे अभी, वो हमने किया था W डिवाइड बाई M0, और यहाँ पे हमने किया था, वो किया था n फैक्टर
एन फैक्टर, और डिवाइड बाई हमने किया था वो किया था इनटू वी एल। अब पीछे जो मोलरिटी हमने किया था प्यारे बच्चों, वो किया था हमने एन डिवाइड बाई वी एल। मैं पीछे भी लिख के चला था और यहाँ पे भी लिख के चला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो हमारे पास m की वैल्यू क्या बन जाती है प्यारे बच्चों, m की वैल्यू बन जाती है हमारे पास w डिवाइड बाई एम नोट, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा vl। तो देखने वाली बात है प्यारे बच्चों वो क्या है कि जो m है हमारे पास, जो m है, m एक्चुअल में कैपिटल M है, m जो हमारे पास ये और ये जो टर्म है वो एक्चुअल में इक्वल है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, w डिवाइड बाई एम नोट इंटू वी एल, डब्ल्यू डिवाइड बाई एम नोट इंटू वी एल। तो इसकी जगह मैं अगर m लिख दूं, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। दैट्स द रिलेशंस। अगर आपके पास मोलरिटी है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। अगर आपके पास मोलरिटी है एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी हमारे प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगर आपके पास नॉर्मेलिटी है उसको एन फैक्टर से डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, एम निकाल सकते हो, मोलरिटी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे रिलेशंस निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारी रिलेशंस रहेगी। इससे भी इंपॉर्टेंट एक रिलेशंस होने वाली है, वो क्या रहेगी, एन की वैल्यू हमने किसके बराबर की थी प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू हमने की थी ई क्यू डिवाइड बाई वी एल। वैल्यू पुट कर दी हमने, इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमने किसके बराबर की थी, एन इंटू वी एल हमने किया था। ई क्यू का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशंस ऑफ पर लीटर सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशंस में डिजोल्व हमने किया था। और इनटू क्या है हमारे पास, एन फैक्टर। क्या है हमारे पास, एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या करें प्यारे बच्चों, वी एल से वी एल कैंसिल कर दें तो हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर बन जाएगा। एक्चुअल में ये वाला जो रिलेशंस है, ये वाला जो रिलेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का मतलब जैसे हमारे पास एक मोल कंसेप्ट होता है उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी होता है। जैसे कि जैसे जैसे हमारे पास मोल कंसेप्ट होता है, हम पीछे +1 में भी मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी होता है। मोल कंसेप्ट की तरह इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी होता है। और किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट होता है वो इक्विवेलेंट किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन मैं स्टार लगा देता हूँ प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये रिलेशन से। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक रहेगा आज इसके अंदर नॉर्मेलिटी का, ये हमारा क्या रहेगा, नॉर्मेलिटी का। तो आप इसको करेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा वीडियो में काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की प्यारे बच्चों, तो आप ले सकते हो। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू। तब तक के लिए अगेन थैंक्स अ लॉट।